अब देखेंगे हम दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 380 मीटर है। दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 380 मीटर है। इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिले शामिल है, जिसमें राजस्थान के 9.6% यानी कि राजस्थान में 9.6% भाग में मिट्टी की ऊपरी परत मुलायम है, जबकि आंतरिक पर्वत चट्टानी है। यानी कि जो राजस्थान के 9.6% भाग में जो मिट्टी है उसकी ऊपरी परत तो मुलायम है, परंतु आंतरिक रूप से वह चट्टानी है। इस भूभाग को हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो दक्षिणी पूर्वी पठार है उसको हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें वर्षा का 75 सेंटीमीटर अधिक होती है। इसमें जो वर्षा होती है उसका 75% सेंटीमीटर अधिक होता है। यहाँ पर बनास, काली सिंध, परवान, पार्वती आदि नदियाँ पाई जाती हैं। यानी जो दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश है ना, उसके अंदर पाई जाने वाली नदियाँ हैं बनास नदी, काली सिंधु नदी, परवान नदी और पार्वती आदि नदियाँ पाई जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है विनयंदन कगार भूमि, जो कि इसका अधिकांश भाग बालू प्रकार का है। जो विनयंदन प्रकार भूमि है इसका अधिकांश भाग बालू प्रकार का, बालू मिट्टी का होता है, जिसमें बालू का पत्थरों के साथ साथ स्लेटी पत्थर भी पाए जाते हैं। यानी जो बालू का पत्थर होते हैं उनके साथ साथ स्लेटी पत्थर भी पाए जाते हैं। किसमें? विनयंदन कगार भूमि में। करौली क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। विनयंदन कगार भूमि के अंतर्गत करौली क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। अब देखते हैं ढक्कन लावा पठार। इसका अधिकांश भाग पथरीला होता है। यानी जो ढक्कन लावा पठार है ना, इसका अधिकांश भाग होता है पथरीला, जहाँ विनयंदन कागारों के आधार पर क्षेत्रों पर ढक्कन ट्रैप लावा के जमाव स्पष्ट होते हैं। यानी कि जो इस पे विनयंदन कागार के आधार पर जो होता है उसके क्षेत्र पर ढक्कन ट्रैप लावा का जमाव हो जाता है। इसमें कोटा, बूंदी पठार भाग में सम्मिलित है। यानी जो कोटा और बूंदी है यह इस पठार भाग में सम्मिलित होते हैं। अब है पूर्वी मैदान। यह मैदान अरावली श्रृंखला के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित है। यानी जो पूर्वी मैदान है यह अरावली श्रृंखला, जो अरावली पर्वतमालाएं हैं, उसके उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित है पूर्वी मैदान। स्थित है। इसके अंतर्गत अलवर आता है, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले आते हैं। यानी कि जो पूरे संयुक्त रूप से जो इसके अंतर्गत आते हैं, एक तो अलवर जिला है, भरतपुर है, धौलपुर है और सवाई माधोपुर है। और जो ये अगले जिले हैं जैसे जयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, कोटा बूंदी हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़, उदयपुर और टोंक जिले, इन जिलों का कुछ भाग पूर्वी मैदान के अंदर आता है। यानी कि जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले हैं ये पूर्ण रूप से तो पूर्वी मैदान है, पर जो जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और टोंक जिले हैं, इनका कुछ भाग पूर्वी मैदान के अंदर आता है। फिर पूर्वी मैदान में है चंबल बेसिन। ये चंबल बेसिन कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर के 50,026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी जो चंबल बेसिन है वो कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर का, इन सभी का मिलाकर 50,026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रदेश में बहने वाली नदी चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी होती है। यानी कि जो चंबल बेसिन में जो चंबल नदी बहती है वह यमुना नदी की सहायक नदी होती है, जो विनयंदन पठार के उत्तरी पश्चिमी तथा अरावली पठार के मध्यवर्ती भाग में से होकर बहती हैं। इसी कारण इसे चंबल का बेसिन नाम दिया गया है। कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर आदि जिलों में 4,530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बीहड़ फैले हुए हैं। यानी कि जो
कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और धौलपुर के ज़िले हैं। इनमें जो बीहड़ फैले हुए हैं वो कितने वर्ग किलोमीटर में है? 4530 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इस भूभाग की समुद्र तल से ऊंचाई है 450 मीटर से भी अधिक है। किसके? चंबल बेसिन की। अब है बनास बेसिन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा संचित यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। यानी जो बनास बेसिन है, यह बनास तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा संचित यह मैदान है। जो बनास नदी की सहायक नदियाँ होती है उसके द्वारा निर्मित यह मैदान है। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। जो बनास नदी की सहायक नदियाँ है वह है खारी, सोड्रा, मौसी तथा मोरल। यह सहायक नदियाँ है बनास नदी की। ठीक है। इस मैदान की औसतन समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है? 280 मीटर से 500 मीटर के मध्य, यानी 280 मीटर से अधिक है और 500 मीटर के अंदर है। इन दोनों के मध्य में इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। मिट्टी की परत पतली व पथरीली होती है। जो बनास बेसिन है, इसकी जो मिट्टी की परत होती है ये पतली तो होती है पर इसमें पथरीली होती है। ये दानेदार पथरीला कंक्रीट होता है। ठीक है। जैसे बजरी के रूप में बजरी होती है, बजरी पतली होती है और कंक्रीट होता है, पथरीली होती है। ठीक है। और इसमें वर्षा कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर के बीच में बनास बेसिन में वर्षा होती है। अब है मध्यमाई बेसिन। यह उदयपुर के दक्षिण पूर्व, यानी कि यह मध्यमाई बेसिन जो है यह उदयपुर के दक्षिण पूर्व, बांसवाड़ा और चित्तौड़ जिलों के दक्षिणी भागों से स्थित है। यानी जो उदयपुर है उसके दक्षिणी पूर्व और बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भागों से स्थित है। इस क्षेत्र की मुख्य नदी माही नदी है। यानी मध्यमाही बेसिन की मुख्य नदी क्या है? माही नदी है। इस मैदान की औसतन ऊंचाई, यानी इस मैदान की जो समुद्र तल से औसतन ऊंचाई है वह है 200 मीटर से 400 मीटर तक तथा इसमें 7056 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित है। वर्ग का औसतन जो इसका वर्षा का औसत है उससे 100% है। यानी यहाँ पे 100% वर्षा होती है। जो भी वर्षा होती है मतलब 100% वर्षा होती ही है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पर सागवान और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है सागवान और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। और मध्यमाही बेसिन पर 40% भाग कृषि की जाती है। जो मध्यमाही का बेसिन है इसकी जितनी भी भूमि होगी, जितना भी बड़ा मैदान है उसके 40% पर कृषि के उपज में उपयोग में ली जाती हैं।